अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी कनाडा आने की जर्नी शेयर करूँगा। चलें शुरू करते हैं। मेरे वालिद और वालदा को मेरी सिस्टर ने 2009 में स्पॉन्सर किया था। चूँकि मैं तब स्टूडेंट था और अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट था, तो मेरा नाम एज आ डिपेंडेंट एप्लीकेशन में ऐड किया गया। तब जो कनाडा ने पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप का जो केस की ड्यूरेशन थी वो 48 मंथ्स रखी हुई थी। ना ही तब कोई सुपर वीज़ा की ऑप्शन थी। ये सुपर वीज़ा एक अलग ही टॉपिक है जिस पर आपके साथ एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। जो फॉर्म्स हमने सबमिट किए थे 2009 में अपने स्पॉन्सरशिप केस में, कुछ फॉर्म्स ये हैं जिनके नंबर्स मुझे अभी तक याद हैं। IMM 546, 5669 और 5476। ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करना है या लॉयर यूज़ करना है अपने केस में। और ये फॉर्म हर इंडिविजुअल अलग से फिल करेगा। तब स्पॉन्सरशिप की जो केस अप्लाई करने की जो फ़ीस थी कनाडा की, वो लगभग $1650 के आसपास थी। सो चूँकि दिसंबर में मेरी वालदा फौत हो गई थी, जिसका हमने कनाडा एम्बेसी को इन्फॉर्म किया। और एक जब कोई भी एक शख्स आपकी एप्लीकेशन में से हट जाए, एम्बेसी उसके पैसे आपको वापस करती है। सो हमने कैनेडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म कर दिया अबाउट कि ये सिचुएशन है। अब हम दो ही एप्लीकेंट हैं इस एप्लीकेशन में, क्योंकि प्रिंसिपल एप्लीकेंट मेरे फादर थे और मैं चूँकि उन पर डिपेंडेंट था, इसलिए मैं सेकेंडरी एप्लीकेंट था इसमें। सो इस तरह टाइम गुजरता रहा और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि यार कब मेरा केस ओपन होगा, कब मैं जाऊंगा। लाइक 2011 में मैंने डेली जो ना कैनेडियन इमिग्रेशन पोर्टल चेक करना शुरू कर दिया, क्योंकि सब्र ही नहीं हो रहा था मुझसे। तो 2011 में सोचा कि चलो मैं स्टडी करने के लिए अब्रॉड चले जाता हूँ। सो मैं अप्रैल 2011 में यूके का मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया और मैं यूके चले गया पढ़ने। वहाँ पर भी मैं हर रोज़ कैनेडियन इमिग्रेशन पोर्टल चेक किया करता था, क्योंकि मेरा जो दिल्ली कतर गया मैं जाऊँ तो सिर्फ कनाडा जाऊँ, क्योंकि यूके मेरी मेन डेस्टिनेशन ही नहीं थी। मेरा कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि मैं यूके रहूँ। 2013 के आखिर में मैं पाकिस्तान वापस आ गया। मैंने वहाँ पे एक्चुअली बिज़नेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा में एडमिशन लिया था और मैं कंप्लीट करके पाकिस्तान आ गया। और अब क्योंकि 48 मंथ्स हो चुके थे, टाइम पीरियड पूरा हो चुका था और मुझे यही था कि अब बस जो है मेडिकल की कॉल आएगी, हमारा मेडिकल होगा और बस हम पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे और वीज़ा लेके कनाडा चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। 2015 में आखिरकार हमें मेडिकल की कॉल आई, जो हमने IOM से अपॉइंटमेंट डेट लेके हमने अपनी अपॉइंटमेंट ली, क्योंकि पाकिस्तान में एक IOM ही एक ऐसा अदारा है जिसके डॉक्टर पैनल्स को कनाडा एक्सेप्ट करता है। और कनाडा सिर्फ इन्हीं ही के थ्रू ही आप अपना मेडिकल अपलोड करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर कैनेडियन इमिग्रेशन के। सो हमने IOM से डेट ली मेडिकल की और हमने अपना मेडिकल करवाने चले गए। मेडिकल आखिरकार हो गया सब चीज़ें, और बस बदकिस्मती के साथ आप कह सकते हैं कि हमारा केस रिजेक्ट हो गया इमिग्रेशन का, बिकॉज ऑफ माय फादर्स हेल्थ कंडीशन। जब आपका केस मेडिकल की ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जाता है तो आप फिर उसकी अपील में भी नहीं जा सकते। हमारा केस ख़त्म हो गया, बट हार नहीं मानी आपके भाई ने। मैंने 2016 में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर दिया, लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैंने यूनिवर्सिटी की बजाय कॉलेज में अप्लाई किया। कॉलेज ने मुझे एडमिशन भी दे दिया और मुझे ऑफ़र लेटर भी रिसीव हो गया, क्योंकि मैंने सारी ही फ़ीस डिपॉजिट करा दी हुई थी। और फिर मैं इंतज़ार करने लगा। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट एम्बेसी को अगेन सबमिट किए विद ऑफ़र लेटर, और तब जो है SGS स्कीम जो थी वो नहीं होती थी। 3 माह के बाद मुझे कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से जवाब आया
और मेरा वीज़ा अगेन रिजेक्ट कर दिया गया। और इसमें रीज़न ये मेंशन की गई कि मेरे पास ऑलरेडी पाकिस्तान से मास्टर्स डिग्री है और यूके से जो मेरे पास बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा है। सो व्हाई एम आई अप्लाइंग अगेन इन अ बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम इन कनाडा। ये गलती मुझसे वाकई हुई, क्योंकि तब मैंने जिस एजेंट को कहा था अप्लाई करने का वो मुझे सही तरह गाइड नहीं किया गया तब। बस ये एक मेरा मेजर मिस्टेक था, मुझे यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करना चाहिए था तभी, लेकिन मैं नहीं कर सका। सो फिर दिल बड़ा उदास हुआ और कुछ टाइम इनका सब्र करते हैं, रेस्ट करते हैं, कोई और काम करते हैं। सो फिर शादी हो गई। चूँकि मेरी वाइफ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कैनेडियन सिटीज़न थी, सो हमने सोचा कि हम अब जो कैनेडियन अपना स्पाउस केस है उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम तक, यानी कि शादी के 6 से 7 माह बाद मैं सोचा। और साथ में हमने इस बार ये भी डिसाइड किया कि जिस तरह लास्ट टाइम स्टूडेंट वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किया था, इंफॉर्मेशन ज़रूर मैं लोगों से लेता था, पोर्टल से देखता था, ऑनलाइन देखता था, और अप्लाई मैंने खुद किया। लेकिन इस बार मैंने खुद अप्लाई करने का नहीं किया हुआ था इरादा, बल्कि हाँ, हमने सोचा था हम लॉयर करेंगे और लॉयर भी कनाडा से ही करेंगे। सो हमने कनाडा से ही हायर किया लॉयर। और जो लॉयर हायर किया था वो एक क्लोज मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने हमें बताया था उस लॉयर के बारे में, और मेरी सिस्टर भी उन लॉयर को बड़ी अच्छी तरीके से जानती थी। सो हमने उस लॉयर से हमने अपना केस अप्लाई कराया, क्योंकि इस बार मैं कोई भी मसला नहीं चाहता था कि कोई ऐसा मसला हो हमारे केस में जिसका हमें इल्म ना हो। लेकिन मसले तो आने ही थे। जब 2018 के आखिर में हमने केस फाइल किया तो 2 माह गुजरने के बाद यूसीआई आया। जो यूसीआई जो होता है वो यूनिक क्लाइंट आईडी होता है, और आपने जब भी फिर एम्बेसी से कोई भी बात करनी हो या अपना कोई भी लेटर और एडिशनल डॉक्यूमेंट एम्बेसी को देने हो, तो आप ये जो यूसीआई है ये अपने लेटर में आप उनको कोट करते हैं। सो जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि ये कौन सी फाइल है और कौन सा क्लाइंट है। सो जब मुझे यूसीआई आ गया तो उसके फिर 1 से 2 माह गुजरने के बाद मुझे मेडिकल लेटर भी आ गया। जब ये सब कुछ हो गया, मेडिकल अगेन हो गया, सब मैंने करवा लिया मेडिकल अगेन आईयूएम से। उसकी आईयूएम की तकरीबन जो फ़ीस थी मेडिकल की कनाडा की, वो राउंड अबाउट पाकिस्तानी उस टाइम 28,000 रुपये थी 2018 में। तो मैंने वो पे की, और फिर जो एक अगेन से शुरू हुआ सफ़र इंतज़ार का, जो आप सबको पता है बड़ा दर्दनाक होता है इंतज़ार का सफ़र। जनवरी 2020 में मेरा मेडिकल एक्सपायर हो जाना था, क्योंकि मेडिकल जो है वो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल के लिए ही होती है। और मुझे था कि 2019 में जो है मेरा चल रहा है, शायद इसी में ही मुझे पासपोर्ट की कॉल आ जाए और मैं फ़्लाई कर जाऊँ। सो 2019 में नवंबर में मुझे पासपोर्ट की ही लेटर आने की उम्मीद थी कि उसका ही लेटर आएगा। लेकिन लेटर तो आया एम्बेसी की तरफ से, लेकिन पासपोर्ट कॉल का लेटर नहीं था। वो जो लेटर मेरा था तो पासपोर्ट यही था, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जो जो अब आएगा लेटर वो सिर्फ सोच चुके, पासपोर्ट जैसे कि मैं आपको सबमिट पहले करने बता की चुका हूँ रिक्वेस्ट का लेटर ही कि होगा। मैं लेकिन 2013 में जो मैं अब यूके जो चले लेटर गया था था। उसमें क्या मसला था सबसे बड़ा जी, उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यूके स्टडी करने के लिए गया था। सो जबकि आप किसी भी मुल्क जाते हैं और वहाँ पे आप 6 महीने से ज़्यादा आपका स्टे होता है, तो वहाँ का पुलिस सर्टिफिकेट आप ज़रूर लें। सो मुझे उस जो जो मुझे लेटर आया था एम्बेसी की तरफ से, उसमें ये रिक्वायर्ड था कि जी का जो है यूके पुलिस सर्टिफिकेट मिसिंग है आपकी फ़ाइल में, प्लीज़ आप वो सबमिट करें। अब मुझे साथ में ये भी डर था कि उन्होंने नवंबर में मुझसे ये पुलिस सर्टिफिकेट मांग लिया है, और जनवरी में जो है कि स्टार्ट में ही मेरा मेडिकल जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो मुझे अगेन मेडिकल करवाना पड़ेगा।
फिर से एक जो है इंतज़ार का सफ़र शुरू होगा। सो मैंने क्या किया जी, मैंने जल्द से जल्द जो है यूके पुलिस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए एक साइट होती है customer.service@acropnn.com और इस तरह समथिंग आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा। सो मैंने ऑनलाइन ही यूके पुलिस सर्टिफिकेट अप्लाई किया। वहाँ पे जहाँ मैं रहता रहा वहाँ के मैंने सारे अपने एड्रेसेस मेंशन किए ऑनलाइन, और जो भी मेरे वहाँ पे एड्रेस थे और जहाँ पे मैं रहता रहा वो मेंशन करने के साथ साथ मुझे वहाँ की लीज़ भी अपडेट करनी पड़ी कि मेरे पास ये लीज़ थी और ये था, मैं इस बंदे का जो टेनेंट रहा हूँ। सो आप जब भी किसी भी कंट्री जाएं अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पे मिलते हैं, लीज़ एग्रीमेंट, वो आप सेव रखें, वो आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। आप बेशक उसकी फ़ोटो लेके गूगल फ़ोटो में कर लें। सो ये आपके साथ रहेंगे तो आपको बेनिफिट इसका रहता है। सो जी मैंने आखिरकार वो पुलिस सर्टिफिकेट तो यूके का अप्लाई कर दिया, और मुझे बड़ी हैरानगी थी कि यार अब ये भी 1-2 महीने का टाइम ले जाएंगे तो क्या बनेगा। लेकिन मैंने अर्जेंट फ़ी के साथ अप्लाई किया था जो कि 115 पाउंड थी फीस। और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपको बताऊँ बड़ी ही अच्छी सर्विस थी यूके पुलिस की कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे पुलिस सर्टिफिकेट इशू हो गया। और जैसे ही वो सर्टिफिकेट मुझे रिसीव हुआ पाकिस्तान में, और मैंने बेसिकली मुझे उसकी 2 कॉपीज रिसीव होनी थी। एक जो एड्रेस था मैंने कनाडा का अपने वकील का मेंशन किया हुआ था, और एक एड्रेस पाकिस्तान का अपना मेंशन किया हुआ था। तो एक कॉपी डायरेक्ट गई मेरे लॉयर को कनाडा में और एक कॉपी रिसीव हुई मुझे। सो मेरे लॉयर ने जो है उसको जल्द से जल्द ऑनलाइन पोर्टल पे उनको अपडेट और सबमिट कर दिया। अब जी जब ये सब काम हो गए, अब फिर एक उम्मीद मेरे अंदर जाग गई, लो जी अब जो है अब तो सिर्फ पासपोर्ट रिक्वेस्ट का ही लेटर आएगा और बस मुझे पासपोर्ट ही सबमिट करवाना है और कुछ नहीं। बस फिर इंतज़ार आखिरकार लग गया, और लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोबारा मुझे वैसी से जो है लेटर आ गया दिसंबर में। इतनी फास्ट सर्विस के लेटर पे लेटर भेज रहे थे मुझे। सो दिसंबर में जो लेटर आया, पहले बड़ी खुश हुआ जी, देखो बस पासपोर्ट रिक्वेस्ट का लेटर आ गया है, अब बस वैसे ही पासपोर्ट मांग रही है और हम जुम। लेकिन जब वो लेटर खोला गया तो लेटर के अंदर कुछ और ही था। उन्होंने मुझे वही मांग लिया जिसका मुझे डर था कि मेरा मेडिकल जनवरी में एक्सपायर हो रहा है, तो ये मुझसे मेडिकल कहीं मांग ना लें। लेकिन मेरा मेडिकल जो था वो 20 जनवरी को एक्सपायर था। सो मुझे जो है दिसंबर के 2nd वीक में ही मुझे एम्बेसी से लेटर आ गया था कि जी आप मेडिकल दोबारा करवाएं, और उन्होंने मुझे टाइम भी जो दिया था वो 1 महीने का दिया था क्योंकि क्रिसमस हॉलीडेज़ आ जानी थी। सो मैंने जल्द से जल्द जो है IUM से अपॉइंटमेंट ली और अपना मेडिकल बुक करवाया, और जो है मेरा मेडिकल मैंने करवा के जो है उनको कहा जी कि ये तो मेडिकल तो मैं करवा लेता हूँ, लेकिन उसके साथ मैंने उनको ईमेल भी की कि मुझे मेडिकल क्यों चाहिए जबकि मेरा 20 जनवरी तक वैलिड है। मैंने अपने लॉयर को कहा, मेरे लॉयर ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, लेकिन एम्बेसी ने कहा जी सिर्फ ये लास्ट रिक्वायरमेंट है, आपका क्लाइंट ये अपना मेडिकल कंप्लीट करवा ले, बस दैट्स फाइन। क्योंकि मैंने डेट तो ले ली हुई थी आगे का, मुझे पता था एम्बेसी ने कौन सी मेरी माननी है, ये तो मांगेंगे जो इन्होंने कहा है। सो मैंने अपना मेडिकल, जब मेरा मेडिकल कंप्लीट हुआ आखिरकार मैंने अपने लॉयर को बता दिया जी मैंने अपना मेडिकल करा लिया है, और जो मेरा IUM ने मेरा मेडिकल जो 12 जनवरी को ऑनलाइन पोर्टल पे उन्होंने अपलोड कर दिया, 17 जैन को आखिरकार मुझे पासपोर्ट कॉल आ ही गई, और VS ग्लोब के ऑफिस मैंने अपना जाके जो है ना पासपोर्ट सबमिट करवा दिया। 30 जैन को मेरा पासपोर्ट आ गया और विद लैंडिंग पेपर। जैसे मुझे ये सब रिसीव हुए थे और मैंने फरवरी के 1st वीक में ही अपनी टिकट ले ली वाया PIA, क्योंकि PIA एक ऐसी एयरलाइन है जो कनाडा डायरेक्ट आती है। सो मैंने फरवरी के 2nd वीक की टिकट ले ली और मैं 2020 फरवरी के 2nd वीक में कनाडा आ गया। बड़ा लकी था क्योंकि मार्च में सारी फ़्लाइट्स बैन हो चुकी हुई थी
कनाडा आने की। सो ये था आज का मेरा व्लॉग और मेरी जर्नी कि मेरी कितनी तवील जर्नी थी। 2009 से शुरू हुई और 2020 में मैं कनाडा पहुंचा। बस आप लोग हिम्मत ना हारें, लगे रहें, जो आपकी ख्वाहिश है वो इंशाल्लाह आप पूरी कर लेंगे। अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात पूरी करता है अगर आपकी नीयत अच्छी हो। एक और बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप श्योर नहीं है कि आप खुद अप्लाई अपना केस करने के बारे में, तो प्लीज़ लॉयर हायर करें, आप लॉयर को करें। थोड़े पैसे ज़रूर लगेंगे आपके, इतने ज़्यादा पैसे लगेंगे, थोड़े से लगेंगे, लेकिन आप मुतमिन हो जाएंगे। प्योर जो ये कार्ट आपको वीडियो में नज़र आ रही है एम्प्टी, इसकी यहाँ पे पड़े होने की वजह यह है कि कुछ स्टोर जो है जब आप कार्ट कैरी करते हैं शॉपिंग करने के लिए, वो कहते हैं आपको कार्ट को लेने के लिए इसमें 25 सेंट या $1 आप डालेंगे तभी आपको कार्ट मिलेगी, और जब आप इसको इसकी राइट प्लेस पे छोड़ेंगे आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। सो वॉलमार्ट जो है ओंटारियो में ये फ्री रखता है कार्ड, इसलिए लोग शॉप करने के बाद इसको जांच करता है, छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।